नमस्कार, मैं हूं राज नारायण मिश्रा। डी न्यूज 24x7 में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। मृतका के भाई चेतन की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहा। चेतन का रो रो कर बुरा हाल है। वो हाथ जोड़कर मृतक बहन के लिए न्याय की गुहार लगा रहा है। मृतक के परिजनों का आरोप है कि मेरी बेटी की हत्या की गई है, लेकिन पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के नाम पर परिजनों को गुमराह कर आरोपियों को गिरफ्तार करने से बचती नजर आ रही है। देखिए यह खास रिपोर्ट। विनती करता हूँ जनता से और पुलिस वालों से कि उनको गिरफ्तार करवाइए और मेरी बहन को इंसाफ दिलवाइए। धन्यवाद। मिश्रा, डी न्यूज 24x7 में आपका स्वागत है। सबसे पहले आज हम बात करेंगे उस स्लोगन की जो बहुत फेमस है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये नारा सिर्फ नारा बनकर रह गया है, लेकिन जमीन पर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे ही एक दहेज के लोभी जो भेड़िए हैं, उनकी भेंट चढ़ी है हरियाणा की एक बेटी। हरियाणा के फिरोजपुर में ऐसी ही एक घटना सामने आई है जिसको हत्या की गई, लेकिन उसको आत्महत्या का रूप दे दिया गया। आइए हम बात करेंगे मृतका कंचन के भाइयों से कि उनकी नजर में जो आरोपी हैं किस तरीका से पुलिस से बचते घूम रहे हैं, या फिर पुलिस उनको अंजाम तक नहीं पहुंचा रही है। क्या वजह है कि वो जो सातिर आरोपी हैं वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं है। क्या वजह है जिसकी वजह से उस मृतका कंचन ने फांसी लगाई या फिर उसने आत्महत्या की। इसका पूरी जानकारी हम उनके भाइयों से लेंगे और हम ये भी बात करेंगे कि पुलिस अब क्या कार्रवाई कर रही है। आइए हम बात करते हैं मृतका कंचन के भाई से। जी बताएं, क्या पूरा मामला है? सर, हमने अपनी बहन की शादी 20 जनवरी 2020 को फिरोजपुर जिला में ही की थी, मंदिर में। हमारी बहन का पहले तलाक हो चुका था। ये बात उन सबको हमने बता रखी थी और मेरी बहन का एक बेटा भी है जिसकी उम्र 7 साल है। तो इस चीज़ की सारी जानकारी उनको हमने पहले दे रखी थी। वो इस चीज़ में सब चीज़ में एग्री थे कि हम कोई नहीं, हम बच्चे को भी रखेंगे और लड़की को भी रखेंगे। तो हमने इस नाते शादी की, चलो बच्चों का भविष्य बन जाएगा आगे और लड़की भी अपने घर रह जाएगी। मगर शादी के कुछ टाइम बाद ही उन्होंने बच्चे को बोला कि भाई हम इसको बाप का नाम नहीं दे सकते, इसको ले जाओ, इसकी परमिशन नहीं कर सकते। तो ये बात कंचन को काफ़ी बुरी लगी और उसने हमको भी बताया। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, कहीं गुस्से में थोड़ी बहुत बात हो गई होगी, लड़ाई झगड़ा है होता है तो हो जाएगा ठीक। मगर नहीं, कुछ टाइम बाद उन्होंने फिर दोबारा उसको बोला कि इसको ले जाओ, हम नहीं पाल सकते, इसको रख सकते। और उसकी सास भारती और पिंकी कई बार उसको दहेज का भी ताना देते हुए कि भाई तू क्या लेके आई है, तेरे माँ बाप को इतना भी नहीं हो कि कम से कम शादी करने कुछ थोड़ा बहुत दे दें। मगर हमने इस बात को पहले ही उनको बता दिया था कि हमारे पास कुछ नहीं है, क्योंकि हम एक शादी करके उसका तलाक करवा के दोबारा कर रहे हैं। जितनी हमारी हैसियत है हम अपने हिसाब से कर रहे हैं। मगर उन्होंने इस बात को ना समझा और क्या कहते हैं, उसको दहेज के ताने देते रहे। तो कई बार उससे प्रताड़ित होकर उसने हमें फ़ोन भी कर मम्मी को भी बताया कि आप मुझे ले जाओ यहाँ से। तो मम्मी ने कहा कोई बात नहीं है, थोड़े दिन की बात है, घर में कोई झगड़ा हुआ ठीक हो जाएगा। मगर नहीं, उन्होंने उसके बाद कुछ टाइम बाद फिर दोबारा फ़ोन आता कि मम्मी मेरे ससुर ने और देवर ने मेरे साथ जबरदस्ती की है, शारीरिक शोषण किया है। और इस सब की जानकारी मैंने अपने ससुराल वालों को, ननद को, यहाँ तक कि अपने जेठ देवर को जो बल्लमगढ़ में रहता था उसको भी बताई। इस बात की जानकारी लेके उसका जेठ बोलता है कि कंचन तुम अभी किसी को मत बताना, हम सारी बात समझेंगे और बात करेंगे इस बात। क्या आपकी बहन ने जब फोन किया था कि इस तरीका से हमारा शारीरिक शोषण कर रहे हैं, तो क्या कोई फोन की कोई कॉल डिटेल, फोन की कोई रिकॉर्डिंग, कोई प्रूफ? नहीं, इस चीज़ की जो फ़ोन आया था वो मेरी मम्मी के पास आया और मम्मी को हमें इतनी नॉलेज नहीं कि फ़ोन रिकॉर्डिंग कैसे, कॉल रिकॉर्डिंग कैसे होती है कैसे नहीं होती। और मम्मी ने भी हमें शर्म के मारे 2-3 दिन बाद बताया कि उसके साथ ऐसा हादसा हो चुका है। जब उस मम्मी ने हमें बताया तो हम वहाँ पे 7 अक्टूबर को गए भी कि हम अपनी बहन को ले आए, कल को कोई और बात हो और समाज में बदनामी हो, तो इस चक्कर में हमने कि चलो अपनी बहन को ले आएंगे। मगर जब 7 अक्टूबर को गए तो वहाँ उन्होंने हम पे काफ़ी दबाव बनाया कि नहीं आप इसको नहीं ले आ सकते, अगर ले जाना है तो आप कोर्ट जाइए, कोर्ट से कागज़ लेके आइए और तब हम इसको भेजेंगे। तो हमारे बार बार कहने के बाद भी उन्होंने नहीं भेजा। तो हम फिर वहाँ से वापस आए
और यहाँ पे फिर अपने रिश्तेदारों में अड़ोस पड़ोस में बात कर रहे थे उसको किस तरीके से लाया जाए। तो इस चीज़ की नॉलेज इंतजाम कर रहे थे हम। और 16 अक्टूबर को हमारी बहन का सुबह फ़ोन आया 8 बजे के आसपास। मम्मी से बात हुई कि मम्मी ये बहुत लोग खराब लोग हैं, ये मेरे को परेशान कर रहे हैं और आप आगे मुझे ले जाओ घर से। तो जिस दिन डेथ हुई थी उसी दिन फोन आया था? हाँ जी, 16 अक्टूबर को सवेरे 7:50 8 बजे के आसपास फ़ोन पर 4-5 मिनट करीब बात हुई है। तो जब हमको ये बात पता लगी तो मैं अपने भाई से कह रहा हूँ कि चल थोड़ा बहुत पैसों का अरेंज कर ले और कहीं से इंतजाम कर और 2-4 आदमी लेके चलते हैं और उसको ले आते हैं, उसको नहीं भेजेंगे। मगर ये हम इंतजाम करते और जा पाते उससे पहले ही 16 अक्टूबर को दोपहर 2:15 पर हमारे पास फ़ोन आया कि आपकी बहन ने फांसी लगा ली है। और ये फ़ोन उसके ससुर के फ़ोन से आया कि कंचन ने फांसी लगा दी। उसके बाद जब आप पहुंचे तो आपने वहां पर क्या देखा? हम वहाँ पहुँच ही नहीं पाए। अब 2:30 बजे हमारे पास फ़ोन आया, हम अपनी ड्यूटी पे थे, ड्यूटी से घर आने में आधा पौन घंटा लगता है। तकरीबन 3-3:15 बजे हम यहाँ से अपने मम्मी पापा को लेके 2-4 जनों को लेके निकले तो 100 किलोमीटर का रास्ता है तो 3-4 घंटे तो लगते हैं जाने में। और शाम का टाइम जाम है, उसमें भी हम 5:30 बजे तक तकरीबन 10 किलोमीटर दूर रह गए थे। तो पुलिस वालों का फ़ोन आया जी हम आपका वेट नहीं कर सकते, हमने बहुत 2.5-3 घंटे देख लिए। हमने सर से पुलिस वालों से काफ़ी रिक्वेस्ट करी, सर थोड़ी देर रुक जाइए, 10-15 मिनट में हम पहुँच जाएंगे और अभी आप मत लेके आइए। कि नहीं हम आपका वेट नहीं कर रहे, हम अस्पताल लेके जा रहे हैं। ये हमने बार बार रिक्वेस्ट करी उनसे, उन्होंने मगर हमारे नहीं सुनी। इस बात की भी हमारे पास पुलिस के वही रिकॉर्ड है कि हमारे मना करने के बाद भी पुलिस वाले नहीं माने और अस्पताल ले गए, हमारा वेट नहीं किया, जबकि हम सिर्फ 10-15 मिनट की दूरी पर रह गए थे। जब हम अस्पताल पहुंचे तो लड़की को गाड़ी में डाले हुए पुलिस वाले खड़े हुए थे और घर का कोई बंदा नहीं था वहाँ का। आपको क्या लगता है? हमें तो ये लगता है सर कि उन्होंने इसकी हत्या करके फांसी पे लटकाया, क्योंकि हम घर तो पहुंच नहीं पाए, पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ, पोस्टमार्टम भी अगले दिन हुआ। और उसके जब 2-3 दिन बाद हम दोबारा पूछने गए पुलिस वालों से कि अभी तो उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, तो कह रहे हो जाएगी। तो हमने किया आपने उनको अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया? उन्होंने मारा, तो कह रहे मारा नहीं, हमने बारीकी से जांच करा, लड़की ने आत्महत्या की, खुद फांसी लगाई है। मगर हमें भी किसी पुलिस वालों से तस्वीर हमें फोटो हमें दी, जब हमने फोटो देखी तो फोटो देख के हमें नहीं लगता कि उसने फांसी लगाई है या खुद आत्महत्या की है, क्योंकि उसके हाथों पर जो निशान है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो निशान है, उंगलियों के निशान छपे हुए हैं या चोट के निशान है, इतने हाथ लाल हुए पड़े, वो निशान देख के हमें नहीं लगता कि उसने फांसी लगाई है, उसकी हत्या करके उसको लटकाया गया है। अब पुलिस क्या कह रही है? पुलिस ये कह रही है कि अभी तफ्तीश जारी है, रिपोर्ट आ जाएगी, गिरफ्तारी हो जाएगी। इस किस चीज की रिपोर्ट आने की बात कर रहे हैं? पोस्टमार्टम रिपोर्ट की, और आज 15 दिन हो गए पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं आई है। इस बात को लेकर हम पिछले 20 तारीख को डीएसपी साहब के पास भी गए थे कि सर उनके अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। किस बात पे गिरफ्तारी नहीं हुई, क्या बात हुई? तो कह रहे हैं तफ्तीश जारी है, तफ्तीश हो जाएगी तो उनकी भी गिरफ्तारी हो जाएगी, रिपोर्ट आ जाएगी तो गिरफ्तारी हो जाएगी। मगर हमने सर से कहा सर गिरफ्तार करो, तो कह रहे हैं उन्होंने आश्वासन दे दिया कि नहीं गिरफ्तारी हो जाएगी, मगर अभी तक कोई गिरफ्तारी हुई नहीं है, खुले घूम रहे हैं। देखिए, जहां पर एक तरफ मृतका कंचन के भाइयों का कहना है कि जो आरोपी है वो खुलेआम फरार घूम रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो मृतका के भाइयों के जो आंखों में आंसू हैं, उनका दुख और दर्द भला कौन बता सकता है। हालांकि उनकी बहन तो चली गई, लेकिन उनको न्याय कब मिल पाएगा और दोषी कब सलाखों के पीछे पहुंच पाएंगे। DNews 24/7 के लिए सरिता और मुस्कान के साथ राज नारायण मिश्रा, दिल्ली।